क्या आपको पता है कि भारत के 40% हिस्से पर अंग्रेज कभी कब्जा ही नहीं कर पाए। भारत देश के करीब 9.5 करोड़ की आबादी एक ऐसी आबादी थी जो अंग्रेजी राज से अलग थी। जी हां, ब्रिटिश गुलामी में जीने वाले भारत में जनता का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो अंग्रेजों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं था। देखिए, हम सब ने सुनी है वो कहानी कि कैसे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और इसे जमकर लूटा। लेकिन जब हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, तो सवाल आता है कि कितने बड़े हिस्से को गुलाम बनाया। आज जो भारत की सीमाएं हम देखते हैं, चलिए इसमें पाकिस्तान को भी मिला लीजिए, तो वो भी गुलाम था अंग्रेजों का, हमारा ही हिस्सा भी था। तो क्या ये पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम था? जवाब है नहीं। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि अंग्रेजों ने कभी भी इंडिया के 100% हिस्से पर डायरेक्ट रूल नहीं चलाया। अब सवाल आता है कि अंग्रेज इतने ताकतवर थे तो उन्होंने भारत पर पूरी तरह से कब्जा क्यों नहीं किया? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये इलाके कौन से थे जिन पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था? क्यों इन्होंने बंगाल, अवध और झांसी के साथ साथ पंजाब तक पे तो कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ इलाकों को छोड़ दिया? 2 किलोमीटर से भी कम एरिया वाली छोटी छोटी रियासतों को भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में नहीं लिया। तो फिर कितने ही बड़े बड़े इलाके उनकी डायरेक्ट पहुंच से बाहर कैसे रहे? क्या अंग्रेज इतने ताकतवर नहीं थे कि वो इनको भी सीधे अपने कंट्रोल में ले लेते? या फिर उनकी कोई स्ट्रेटजी थी? क्या उनका मकसद कुछ और था, या फिर ये उनकी दया थी? इसके पीछे की असली वजह क्या थी? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल के जवाब देंगे। इस वीडियो में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की साजिशें आपको पता चलेंगी जो आपको हैरान करके रख देंगी। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अब सबसे पहले एक बड़े भ्रम को दूर करते हैं। क्या अंग्रेजों ने सच में पूरे भारत पर राज किया था? इसका सीधा जवाब है नहीं। यह एक बहुत बड़ा मिथ है जो हमें स्कूल की किताबों में मिलता आया है। अगर आप प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के मैप को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ब्रिटिश भारत का असली नक्शा एक मोज़ेक के जैसा है। ये जो पार्ट्स आप येलो कलर में देख रहे हैं, वो सारा हिस्सा ब्रिटिश इंडिया का तो है, लेकिन जो रेड कलर में इतने बड़े बड़े पार्ट्स हैं, वो सारा का सारा हिस्सा रियासतों का था। टोटल 1/3 हिस्से पर ही अंग्रेज रूल कर रहे थे। बाकी का हिस्सा छोटी बड़ी कम से कम 600 रियासतों के पास था। ये देसी रियासतें थी, यानी जहां राजाओं महाराजाओं का रूल था। उनके अपने नियम, अपनी सेना और अपना एडमिनिस्ट्रेशन था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के करीब 40% एरिया पर और करीब 9.3 करोड़ की आबादी पर भारतीय राजाओं और नवाबों का कब्जा था। इस तरह आपको अब यह समझ में आया होगा कि असल में भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश भारत, जिस पर अंग्रेजों का सीधा सीधा रूल था, और दूसरा था रियासती भारत, जिसमें भारतीय राजाओं का शासन चलता था। भारत की बड़ी आबादी इन रियासतों में रहती थी। हालांकि ये बात अलग है कि इन रियासतों पर कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स का था, लेकिन वो इनडायरेक्ट कंट्रोल था। आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब सवाल फिर वही उठता है कि अंग्रेजों ने इन हिस्सों पर कब्जा किया क्यों नहीं? देखिए, इस सवाल के जवाब के लिए हमें बहुत ही शॉर्ट में 18th और 19th सेंचुरी की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को समझना होगा। 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। इस कंपनी का मकसद क्या था? व्यापार करना। लेकिन सोना, मसाले, सूती कपड़े और नील जैसी चीजों का ये लोग ट्रेड करते थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी बिफोर इंडिया में लिखते हैं कि शुरुआती दौर में कंपनी का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रेड प्रॉफिट में था, ना कि किसी बड़े एम्पायर को बनाने में। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। 18वीं सदी में मुगल एम्पायर कमजोर पड़ने लगा। रीजनल ताकतें जैसे मराठे, सिख और मैसूर नए शासक राज्य बनकर उभरने लगे। इस हालत का फायदा उठाने की सोची कंपनी ने। फिर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की जंग में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव डाल दी। फिर प्लासी के बाद कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपने पैर पसारने शुरू किए, लेकिन उनका तरीका सीधा युद्ध या जीत का नहीं था। हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा अपनी किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में लिखते हैं कि अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा चालाक थी। उन्होंने भारतीय राजाओं को अपनी सेना की मदद देनी शुरू की। इसे सहायक संधि कहते थे, जिसमें राजाओं को अपनी सेना हटाकर कंपनी की सेना को अपने राज्य में रखना होता था। इसके बदले में कंपनी कहती थी, हम आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे,
हालांकि सिक्योरिटी का पूरा खर्चा खुद राजा को देना होता था। अगर राजा ये खर्चा नहीं दे पाता था तो उसके स्टेट का एक बड़ा हिस्सा ये कंपनी हड़प लेती थी। आगे चलकर यही हुआ। कई राजाओं को सहायक संधि की वजह से अपनी गद्दी तक खोनी पड़ी, अपना राज्य छोड़ना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतनी बुरी संधि थी तो जो इंडियन किंग्स थे, रूलर्स थे, उन्होंने इसे एक्सेप्ट क्यों किया? इसके पीछे की एक ही वजह थी, आपसी फूट। एक राजा दूसरे राजा से डरता था। मराठों को मैसूर से खतरा था, मैसूर को निजाम से खतरा था, और इस आपसी डिस्ट्रस्ट का फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया। हैदराबाद के निजाम सबसे पहले इस संधि को मानने वाले में से एक थे। इसके बाद अवध और कई दूसरे राज्य भी इस चंगुल में फंस गए। अब आप ध्यान दो तो अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिसमें उन्हें कॉस्ट कम पड़ती थी, प्रॉफिट ज्यादा होता था। राजा अंग्रेजों की सेना को अपने खजाने से पैसा देते थे, यानी कि सेना रखने के लिए अंग्रेजों को पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। अंग्रेज सिर्फ अपनी सेना के एडमिनिस्ट्रेशन और उस पर खर्च होने वाले पैसों का ध्यान रखते थे। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो राजाओं की तरह किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के धर्म में अपना हाथ डाले। इस तरह राजाओं के पैसों पर अंग्रेज़ों की सेना दिन पर दिन मजबूत होती जा रही थी। धीरे धीरे अंग्रेज़ों को यह भी समझ आया कि पॉलिटिकल कंट्रोल से शायद उनको और भी मुनाफा हो सकता है, इसलिए उन्होंने राजाओं को गद्दी से हटाना शुरू किया। इसके लिए वो एक और पॉलिसी लेकर आए जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। यानी कि अगर किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो अंग्रेज डायरेक्टली उस राज्य को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, और अगर कोई राजा अपने राज्य का प्रशासन ढंग से नहीं चला रहा है तो भी ब्रिटिश सेना या ईस्ट इंडिया कंपनी इन पर कब्जा कर सकती है। अवध, झांसी, सतारा ये इस तरह की पॉलिसी के एग्जाम्पल है जिनके राज्य हड़प लिए गए। इस पॉलिसी के पीछे लॉर्ड डलहौजी का दिमाग था और उनकी इस नीति ने ब्रिटिश भारत के बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर लिया, जो अमूमन भारत की आज़ादी तक जारी रहा। अब यह हुआ पहला फेज जिसमें अंग्रेजों ने सहायक संधि और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल चलाया। और जब ब्रिटिश फौज मजबूत होने लगी और अंग्रेजों को भारत की शासन व्यवस्था समझ आने लगी तो उन्होंने सिखों को, मैसूर को, बंगाल के साथ साथ अवध जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स को कब्जे में ले लिया। लेकिन इस पूरे सीन में एक घटना होती है और ब्रिटिश अभियान एक तरह से रुक जाता है। यह घटना थी 1857 की घटना। इतिहासकार एरिक स्टोक्स अपनी किताब द पेजेंट आर्म्स ऑफ 1857 में लिखते हैं कि यह विद्रोह सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें किसान, जमींदार और आम लोग भी शामिल थे। यह विद्रोह अंग्रेजों के लिए एक सबक था। इसके बाद उन्होंने अपनी नीति में बदलाव किया। 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया। महारानी विक्टोरिया ने इस साल एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने ये वादा किया कि अब भारतीय राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उनके राज्यों को हड़पा नहीं जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ी बात थी, क्या सच में अंग्रेज बदल गए थे? नहीं, ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी। इस घोषणा पत्र का असली मतलब ये था कि अंग्रेजों ने अपनी नीति में बदलाव कर लिया। सीधे कब्जे या डायरेक्ट कंट्रोल की जगह पर अब इनडायरेक्ट रूल आ गया। उन्होंने ये समझा कि भारतीय राजाओं को पूरी तरह से खत्म करने की बजाय उन्हें अपने कंट्रोल में रखना ज़्यादा फायदेमंद है। ये राजा उनके लिए वफादार सहयोगी बन सकते थे। उन्हें लगा कि ये रियासतें ब्रिटिश शासन के खिलाफ होने वाले किसी भी पॉसिबल विद्रोह के लिए एक बफर का काम करेंगी। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ा सबक मिला। जिन रियासतों को अंग्रेज़ों ने छीना था, उन रियासतों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। लेकिन कई ऐसी रियासतें भी थीं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ भी दिया। जब दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में विद्रोह की आग भड़की, तब ग्वालियर के सिंधिया, पटियाला के महाराजा, कश्मीर के राजा और हैदराबाद के निजाम, इन सब ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने यहाँ विद्रोह को दबाया बल्कि अंग्रेज़ों को मिलिट्री हेल्प भी दी। अब अगर ये रियासतें भी अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी हो जाती तो अंग्रेज़ों का भारत में टिकना मुश्किल हो जाता। भारत पर पकड़ बनाना अंग्रेज़ों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। ये बात साबित हो चुकी थी कि ये रियासतें अंग्रेज़ों के लिए एक बफर का काम कर सकती हैं। यानी कि अगर कल को कोई विद्रोह करता है तो ये रियासतें ही ब्रिटिश एम्पायर को बचाने का काम भी करती।
यही वजह है कि 1857 के विद्रोह के बाद एक दूसरा फेज शुरू होता है, जहां पर भारत के एक बड़े हिस्से पर ब्रिटिश एम्पायर का रूल था और बाकी हिस्सों पर करीब 600 रियासतें रूल कर रही थी। लेकिन क्या यह अकेली वजह थी जिसके चलते अंग्रेजों ने रियासतों पर कब्जा नहीं किया? इसका भी जवाब है नहीं। ये बस एक वजह थी, लेकिन ऐसी और भी कई वजहें थी जिनके चलते अंग्रेजों ने रियासतों को अपने कब्जे में नहीं किया। इसमें एक बहुत बड़ी वजह थी इंडिया की ज्योग्राफी और इसकी डाइवर्सिटी। अंग्रेज जानते थे कि भारत बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेचर वाला डाइवर्स देश है। कहीं पहाड़ थे, कहीं जंगल है, तो कहीं रेगिस्तान है। एग्जाम्पल के लिए हिमालय की तलहटी में मौजूद रियासतें जैसे टिहरी, गढ़वाल या फिर छोटे छोटे पहाड़ी स्टेट और राजस्थान के रेगिस्तानी राज्य, ये सब अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं थे। इन पर कब्जा करके उन्हें ना तो ज़्यादा रेवेन्यू मिलता और ना ही कोई बहुत बड़ा ट्रेड में बेनिफिट मिलता। ऐसे में क्यों रिसोर्सेज उन सैनिकों पर खर्च किए जाएं जब उन्हें दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है? कई इतिहासकार मानते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसीज पूरी तरह से प्रैक्टिकल नीड्स पर बेस्ड थी। जहां पर अंग्रेजों को लगा कि उन्हें कब्जा करना चाहिए, वहां उन्होंने साम दाम दंड भेद लगाकर कब्जा किया। एग्जाम्पल के लिए पंजाब को आप ले लीजिए। यहाँ पर सिख साम्राज्य बहुत ही पावरफुल था, वहाँ सीधा कब्जा करना आसान था नहीं। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को बहुत मजबूत किया हुआ था, उनकी सेना यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित थी। इसीलिए अंग्रेजों ने इंतजार किया। जब तक रणजीत सिंह जीवित थे, अंग्रेजों ने पंजाब को सीधे जीतने की हिम्मत ही नहीं की। उनकी मृत्यु के बाद ही अंग्रेजों ने पंजाब पर हमला किया और उसे जीत लिया। दूसरी तरफ राजस्थान के राजपूत शासक भी अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत दृढ़ थे। उनका ज्योग्राफिकल एरिया रेगिस्तान भी अंग्रेजों के लिए एक चैलेंज था। ये सब कारण थे कि अंग्रेजों ने कुछ एरियाज को तो सीधे अपने कंट्रोल में ले लिया और बाकी को रियासत के रूप में रखा। अंग्रेज सिर्फ वहाँ शासन करते थे जहाँ उन्हें सीधा फायदा दिखता था। जिन रियासतों में कोई मिनरल्स या ट्रेडिंग रूट नहीं था, अंग्रेजों ने वहाँ डायरेक्ट कंट्रोल करने की सोची ही नहीं। इसके अलावा उन्हें भारत की डाइवर्सिटी को संभालना भी थोड़ा मुश्किल लगता था। भारत में कदम कदम पर अलग अलग धर्म, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं, तब भी रहते थे। एक ही तरह का शासन हर जगह लागू करना मुश्किल था। इसीलिए रियासतों के जरिए वो इन पचड़ों से बच सकते थे। इस तरह अगर देखा जाए तो ये एक शतरंज का खेल था, जिसमें अंग्रेजों ने कुछ राजाओं को अपनी मोहरों की तरह इस्तेमाल किया। इन सबसे अलग एक बात ये भी समझनी जरूरी है कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा क्यों किया था। देखिए, उनका प्राइमरी मोटिव क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में अभी तुरंत झट से ये बात आई होगी, प्रॉफिट कमाना, भारत को लूटना, भारत से खूब सारा कच्चा माल लेना और इसे बाजार की तरह इस्तेमाल करना, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में बने सामान को खरीद सके। तो मुनाफे की पहली शर्त ही यही होती है कि आप कम से कम पैसे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल करें। इसलिए बहुत छोटी छोटी रियासतें जिनसे अंग्रेज़ों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, इसीलिए उन्होंने बड़ी रियासतों के साथ साथ 1857 के बाद बहुत छोटी छोटी रियासतों को भी कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की। और अब सवाल आता है कि जिस मकसद के साथ अंग्रेज़ों ने अपनी कब्जे की रणनीति छोड़ी थी, क्या वो कामयाब भी हुई? आखिर क्या अंग्रेज़ों और रियासतों के बीच के रिश्ते दोस्ताना थे? इस सवाल का जवाब ना थोड़ा सा लेयर्ड है, यानी कि इसके दो पहलू हैं। अगर आप ऊपर ऊपर से देखें तो लगेगा कि रियासतों से इनका अच्छा खासा रिलेशन था और ये काफ़ी अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, थोड़ा सा जूम किया जाए, तो ये रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा मालिक और नौकर का रिश्ता था। आई नो कि कुछ लोगों को ये बुरा लगेगा, कमेंट में आप अपनी भड़ास निकालेंगे, लेकिन सच्चाई काफ़ी हद तक यही था। आपको हो सके अभी समझ में भी आ जाए। ब्रिटिश सरकार ने 1858 के बाद पैरामाउंसी की पॉलिसी अपनाई। पैरामाउंसी का मतलब है कि ब्रिटिश क्राउन पूरे भारत का सर्वोच्च शासक है और सभी राजा महाराजा उसके अधीन थे। अगर कोई राजा अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा। वहीं राजाओं को ब्रिटिश सम्राट या रानी के सम्मान में बड़े बड़े फंक्शंस में भाग लेना पड़ता था। यह रिश्ता सम्मान का नहीं था, बल्कि कंट्रोल और प्रभुत्व का था। यह राजाओं को अपनी प्रजा के लिए पर्दे के पीछे का शासक बना देता था। राजाओं को लगता था कि वो शासन कर रहे हैं, जनता को भी काफ़ी हद तक यही लगता होगा, लेकिन असली पावर ब्रिटिश रेजिडेंट के पास थी। फॉर एग्जाम्पल, हर एक रियासत की जो फॉरेन पावर थी, विदेशी ताकतें, विदेशी हस्तक्षेप की पावर जो थी, वो अंग्रेजों के पास थी। तो एक तरह से रियासतों के पास ताकत तो थी, लेकिन वो ताकत अंग्रेज़ों की छतरी के नीचे ही थी। यही नहीं, इस ताकत का ब्रिटिश एम्पायर ने आगे चलकर नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया।
भारत की आज़ादी के ठीक पहले अंग्रेज़ों ने इन रियासतों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया। 1947 में जब भारत को आज़ादी देने की बात आई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस अधिनियम में साफ साफ लिखा था कि भारत के विभाजन के साथ साथ ब्रिटिश पैरामाउंसी भी खत्म हो जाएगी। इसका सीधा मतलब यह था कि अंग्रेजों और राजाओं के बीच में जितने भी समझौते थे वो अब खत्म हो जाएंगे। राजा महाराजा एक बार फिर से आज़ाद हो गए थे, लेकिन ये आज़ादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब अचानक करीब करीब 565 रियासतों को यह चुनना था कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसके साथ मिलेंगे। ये राजा और नवाब जो सदियों से अपनी रियासतों को एक अलग पहचान मानते थे, उन्हें अब एक नए देश में शामिल होना था। उन्हें आज़ाद रहने का ऑप्शन मिला था, लेकिन आप भी जानते हैं कि प्रैक्टिकली उन रियासतों का आज़ाद रहना पॉसिबल नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच में उनको कहीं ना कहीं एक देश को चुनना ही पड़ता। इसीलिए ये अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी चाल थी। ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर इन रियासतों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। अंग्रेज़ों को अब इस बोझ को उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अपना काम कर दिया था और अब वो भारत से जाना चाहते थे। उन्हें इस बात की टेंशन नहीं थी कि इन रियासतों की वजह से भारत को कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर आपको पता है कि सरदार पटेल ने अपनी मेहनत से, अथक प्रयास से भारत के उस हिस्से को एक किया जिसके चलते हमारे इंडिया का मैप आज ऐसा दिखता है। उन्होंने रियासतों के राजाओं से बातचीत की, उन्हें समझाया, कई बार प्रेशर भी डाला। उन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने का लगभग इम्पॉसिबल काम किया। कुछ रियासतें इस बीच में, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि कुछ दिनों तक के लिए जोधपुर तक ने शुरू में भारत में विलय करने से मना किया था। लेकिन सरदार पटेल की डिप्लोमेसी और उनके काम करने के तरीके ने इन सबको भारत का हिस्सा बना दिया। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर इसलिए कब्जा नहीं किया क्योंकि इस काम को करने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने उन्होंने बिना लड़े, बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए और बिना ज़्यादा विरोध के ही भारत को कंट्रोल करने का मौका दिया। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सबक भी है। हमें सिखाता है कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी और दूरदर्शिता से भी बड़े बड़े साम्राज्यों को कंट्रोल में किया जा सकता है। दोस्तों, ये थी कहानी ब्रिटिशर्स की उस गहरी चाल की, उस गहरी साजिश की, जिसके चलते वो सिर्फ 1/3 हिस्से पर ही भारत पर रूल करके खुश थे। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।